व्यापक मूल्यांकन का अर्थ तो आप लोग समझ ही गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं देखते हैं। व्यापक मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं, एक संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक। मतलब समझे आप, संज्ञान आपके दिमाग, भाव मतलब दिल, कौशल मतलब आपने क्या सीखा है, इसको कहते हैं मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। आगे बढ़ते हैं। सतत मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी हैं। सतत मूल्यांकन की विधियां निम्नलिखित हैं। देखा जाए तो 3 ही विधियां होती हैं, एक सत्र परीक्षा, मासिक परीक्षा और सेमेस्टर परीक्षा। सत्र परीक्षा मतलब 1 वर्ष में जो होती है, मासिक परीक्षा मतलब हर महीने, और सेमेस्टर मतलब जो हम आप देते हैं हर 6 महीने पे। मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। मूल्यांकन के मुख्यतः 3 पक्ष होते हैं। अभी अभी मैंने बताया, संज्ञानात्मक मतलब आपके संज्ञान मतलब दिमाग में, भाववाचक मतलब आपके हृदय मतलब आपके चेहरे पे किस तरह से भाव आता है, प्रेम, क्रोध, ये सब। कौशलात्मक मतलब जो भी आपने सीखा है। ये होते हैं मूल्यांकन के पक्ष। आगे बढ़ते हैं। ब्लूम के मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष में क्रियाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया। तो ब्लूम के मूल्यांकन को 6 वर्गों में विभाजित किया गया। कितने वर्गों में विभाजित किया गया, कमेंट बॉक्स में बताना। 6 वर्गों में विभाजित किया गया। समेटिव मूल्यांकन या आकलित मूल्यांकन क्या है। समेटिव मूल्यांकन या आकलित मूल्यांकन को योग्यता मूल्यांकन भी कहा जाता है। इसके द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष तथा क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। मतलब आप समझ रहे हैं, संज्ञान दिमाग, भाव मतलब आपके दिल से, क्रियात्मक मतलब आपके कौशल से। शैक्षणिक मापन कितने प्रकार के होते हैं। शैक्षणिक मापन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक शाब्दिक मापन, क्रमिक स्तर, शाब्दिक स्तर, अंतराल स्तर और अनुपात स्तर। आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन का अर्थ क्या है। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण तथ्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं। समझ में आया दोस्तों। मूल्यांकन एक अभिन्न अंग है, संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण तथ्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षण उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, व्यवहार, परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, व्यवहार, परिवर्तन। आप क्या पढ़ रहे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपका अनुभव कैसा है, आपके व्यवहार में कैसा परिवर्तन हुआ है, यही सब होता है शैक्षिक मूल्यांकन। मूल्यांकन के क्षेत्र में छात्र के व्यक्तित्व कौन कौन से अंग आते हैं। आपके मूल्यांकन में व्यक्तित्व मतलब आपके अंदर ज्ञान आता है, कुशलता आती है, रुचि होता है, योग्यता बढ़ती है और बुद्धि से ही सब कुछ होता है। मतलब ज्ञान, कुशलताएं, रुचि, योग्यता और बुद्धि। आगे बढ़ते। मूल्यांकन के कितने सोपान मतलब प्रकार होते हैं। मूल्यांकन के 3 सोपान होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक। मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता किस कारण होती है। मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए होती है। मूल्यांकन शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। अच्छा, इसका मतलब होता है संधि करना, विच्छेद करना। मूल्यांकन 2 शब्दों के मेल से बना है। ठीक, मूल्यांकन 2 शब्दों के मेल से बना है। मूल्यांकन मूल्य प्लस अंकन बराबर मूल्यांकन। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना इसको प्यार दें अपना। मूल्यांकन की परिभाषा दीजिए। आप अपने से परिभाषा दे सकते हैं जिसमें आपके संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक क्रियाओं का आकलन किया जाता है, उसे मूल्यांकन कहते हैं। ये तो आपका हो गया। अब परिभाषा देखते हैं किसी भी एक लेखक का। मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज तथा दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है
अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। ये किसने कहा था? रेमस तथा गेज ने। शैक्षिक मूल्यांकन की क्रिया किस प्रकार की है? पटेल के अनुसार, डॉक्टर पटेल जी हैं, उनके अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी होती है। चारों तरफ से ये मूल्यांकन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधि के उद्देश्य के अनुरूप कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इसे 4 वर्गों में विभाजित किया। कितने वर्गों में? 4 वर्गों। मूल्यांकन की क्रियात्मक पक्ष क्या है? स्वाभाविकरण करना, मतलब आपको आपके स्वभाव का स्थिरता लाना, आपके स्वभाव में बदलाव लाना, यही है। बोध क्या है? बोध का मतलब होता है ग्रहण करना या ज्ञान। बोध क्या है? बोध किसी वस्तु की भाव को ग्रहण करने की योग्यता बोध है। लिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को वर्णों के ठीक ठीक बनावट या लिखना सिखाना लिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। लिखित अभिव्यक्ति की कोई एक उपयोगिता लिखिए। लिखित अभिव्यक्ति की कोई एक उपयोगिता लिखिए। तो बालक पठित अंश या विषय वस्तु को भली भांति प्रकार से समझ लेता है, वही है लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन क्या कौन कौन से? मौखिक मतलब आप जो अपने मुख से बोलते हैं, जैसे कहानी कहना, भाषण देना, पाठ पढ़ना, कविता पढ़ना, विचार विमर्श आदि। साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार अनुसंधानों की कोई प्रणाली नहीं है, अपितु आंकड़े प्राप्त करने का एक प्रभावशाली साधन है। आगे बढ़ते हैं। साक्षात्कार प्रक्रिया का एक दोष बताइए। साक्षात्कार इसके आंकड़े एकत्रित करने में अपेक्षाकृत समय अधिक लगता है, अतः यह विधि व्यवहारिक नहीं है। एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण क्या है? अच्छे परीक्षण संप्रयोजन एवं उद्देश्य पूर्ण होते हैं। किसी भी अच्छे परीक्षण को किन कसौटियों में मापा जाता है? एक अच्छे परीक्षण को 2 कसौटियों में मापा जाता है। एक अच्छे परीक्षण को 2 कसौटियों में मापा जाता है। उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियाँ और उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियाँ। मतलब 2 कसौटियाँ कौन सी होती हैं? एक व्यवहारिक कसौटी, एक तकनीकी कसौटी। उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियाँ कौन कौन सी हैं? उद्देश्य, व्यापक और समय एवं कीमत। आपका उद्देश्य क्या है? आप वह उद्देश्य कितना व्यापक होता है और उसकी समय और उसकी कीमत होनी चाहिए। तो उद्देश्य, व्यापकता, समय एवं कीमत। उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटी कौन कौन सी हैं? उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियाँ कौन कौन सी हैं? वैधता, वस्तुनिष्ठता या विश्वसनीयता या विभेदन शक्ति मानक 5 होती हैं। वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, विभेदी शक्ति और मानक। आगे बढ़ते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की कोई एक विशेषता बताइए। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की कोई एक विशेषता बताइए। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर निश्चित एवं संक्षिप्त होते हैं। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर निश्चित और संक्षिप्त होते हैं, मतलब छोटे होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की कोई एक दोष बताइए। इसमें नकल करने की संभावना बढ़ जाती है। आप लोगों ने तो खुद ही किया होगा यार, ये आप लोगों का मैंने भी किया है इसमें नकल, जब दे रहे थे तब पेपर। तो आगे बढ़ते हैं। निबंधात्मक परीक्षण का कोई एक दोष बताइए। निबंधात्मक परीक्षण को एक मुख्य दोष विश्वसनीयता में कमी होना है। का मुख्य दोष विश्वसनीयता में कमी होना है। निबंधात्मक परीक्षण का एक गुण बताइए। निबंधात्मक परीक्षण का एक गुण, इसमें प्रभाव प्रकाशन की स्वतंत्रता होती है। इसमें प्रभाव प्रकाशन की स्वतंत्रता होती है। ब्लूप्रिंट क्या है? पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री पर अंकों का विभाजन
प्राप्य उद्देश्यों पर बल का निर्धारण, प्रश्नों की रचना, संबंधी बिंदुओं पर तैयार की गई सारणियों के आधार पर प्रश्न रचना हेतु एक अलग सारणी तैयार की जाती है। इसमें प्राप्य उद्देश्य, पाठ्य सामग्री, प्रश्नों के प्रकार एवं उनकी संख्या आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। उन्हें ब्लूप्रिंट कहते हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब ये मत समझना आप लोग कि जो दिखाया जाता है पिक्चरों में कि इतना हो गया उतना हो गया, ये सब ब्लूप्रिंट सिर्फ प्रश्न तैयार करने के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष कौन कौन से होते हैं? शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और कौशल। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और कौशल। निदानात्मक परीक्षण क्या है? निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा शैक्षिक उपादान है जिसके आधार पर पठित विषय वस्तु की सूक्ष्म इकाई में बालक की विशिष्टता एवं कमियां परिलक्षित होती हैं। निदानात्मक परीक्षण की विशेषता बताइए। निदानात्मक परीक्षण की विशेषता बताओ। निदानात्मक परीक्षण की विशेषता, यह परीक्षण मानकीकृत एवं मानकीकृत दोनों प्रकार की होती हैं। उपलब्धि परीक्षण क्या है? उपलब्धि, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये मानकीकृत और मानकीकृत दोनों मिसप्रिंट हो गया है। उपलब्धि परीक्षण क्या? उपलब्धि परीक्षण द्वारा किसी विषय या कई विषयों में छात्र की समस्या योग्यता का ज्ञान प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर परीक्षण की कोई दो विशेषताएं बताइए। वैधता, विश्वसनीयता। शोध कितने प्रकार के होते हैं? शोध 3 प्रकार के होते हैं। क्रियात्मक, व्यवहारात्मक या व्यवहारिक और मूलभूत शोध। क्रिया शोध से आप क्या समझते हैं? क्रिया शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। परिकल्पना क्या है? कल्पना से ही सब कुछ है। इसमें समस्या समाधान का पूर्ण अनुमान करना ही परिकल्पना कहलाता है। मतलब आप अनुमान लगा लीजिए समस्या का, चोर आएंगे तो हम पत्थर उठाएंगे, मारेंगे, भगा देंगे, ऐसे होता है ना कल्पना करना, वही है। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? क्रियात्मक शोध का मूल आधार है समस्या हमारी, समाधान भी हमारा। क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? समस्या हमारी, समाधान भी हमारा। मतलब जो हमने किया है हमको खुद भुगतना है। समस्या हमने पैदा किया, हम ही उसका निदान करेंगे। समस्या हमारी, समाधान हमारा। शून्य परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? शून्य परिकल्पना निर्देश रहित परिकल्पना में ही आती है। इसके अंतर्गत शोध करने वाले को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं प्राप्त होता। शून्य परिकल्पना में। संरचनात्मक परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? इसमें परिकल्पना का कथन संरचनात्मक होता है। इसमें परिकल्पना का कथन संरचनात्मक होता है, वह सकारात्मक होता है। नकारात्मक परिकल्पना, इसमें परिकल्पना का कथन नकारात्मक होता है। क्रियात्मक अनुसंधान के दो उद्देश्य लिखिए। क्रियात्मक अनुसंधान के दो उद्देश्य कौन कौन से हैं? एक, व्यक्तियों
के व्यवहार में परिवर्तन लाना, और दूसरा परिवर्तन के विरोध की शक्ति कम कर देना। जैसे आप व्यक्ति हैं, वो बुरा काम कर रहे हैं तो उनको अच्छा बनाएंगे तो वो परिवर्तन हो गया। अब उनके विरोध की जो शक्ति है वो आपको मना करेंगे तो उसको भी कम कर देना। और क्रियात्मक अनुसंधान के कोई दो लाभ बताइए। स्थानीय तत्कालीन समस्या का तुरंत अध्ययन करना, और दूसरा है समस्या के मूल्यांकन में सहायक। मतलब जैसे जो पुलिस किसी भी वारदात पे पहुंचकर उसका तुरंत अध्ययन करके चार्जशीट लागू करती है, उसके बाद कार्रवाई कर आगे बढ़ाती है, उसीलिए ऐसे ही समस्या का मूल्यांकन में जो सहायक सामग्रियाँ हैं वो भी। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व क्यों है? क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों एवं निरीक्षकों आदि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। इसलिए अच्छा प्रश्न पत्र बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं? नमूना तैयार करते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, प्रश्न बनाते हैं और प्रश्नों के क्रम को अच्छे से विश्लेषित करते हैं। व्यवहारिकता से क्या आशय है? व्यवहारिकता से आशय क्या है कि परीक्षा का प्रयोग सरलता से किया जा सके तथा परीक्षा का मूल्यांकन भी सरलता से हो सके। क्रियात्मक परिकल्पना क्या है? क्रियात्मक शोध का एक मुख्य चरण है। क्रियात्मक परिकल्पना क्रियात्मक शोध का एक मुख्य चरण है। निर्देशित परिकल्पना क्या है? जब शोधकर्ता को परिकल्पना द्वारा उचित दिशा प्राप्ति होती है तो उसे प्रदेशित परिकल्पना कहते हैं। निर्देशित परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? निर्देशित परिकल्पना दो प्रकार की होती है, नकारात्मक और सकारात्मक। सक्रिय होती है। और क्रियात्मक शोध कितने चरणों में होते हैं? 6 चरणों में। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। ये थोड़ा धुंधला हो गया है, इसको हम बता दे रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। विश्वसनीयता से आपका क्या आशय है? विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसे परीक्षण है जिसमें बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम प्राप्त होता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन में संबंध को स्पष्ट करें। शिक्षण के द्वारा अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होती है। जब अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तब अधिगम स्तर की जांच अर्थात मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंधित है। मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है? मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षिक योग्यता को प्राप्त मापन मूल्यांकन वह भाग है जो बालक की शैक्षिक योग्यता को प्रतिशत, मात्रक या मात्रा अंकों में प्रदर्शित करिए। रिपीटेड क्वेश्चन है। परीक्षण से आप क्या समझते हैं? व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने की प्रक्रिया को ही परीक्षण कहते हैं। मूल्यांकन कितने प्रकार के? मूल्यांकन के 2 पक्षों का उल्लेख कीजिए। एक ज्ञानात्मक, भावात्मक, वही ज्ञानात्मक। व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? बालक के अधिगम की प्रभावी करने वाली प्रत्येक कारक के मूल्यांकन के लिए ही व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। मूल्यांकन के 2 मुख्य कारक बताइए। रचनात्मक एवं योगात्मक। अच्छे
अच्छे परीक्षण में यथार्थता का क्या अभिप्राय है? अच्छे परीक्षण में वैधता से अभिप्राय है कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है, जिस मापन के उद्देश्यों के लिए उसे तैयार किया जाता है। प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? प्रश्न करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगता है और बालक परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करता है। तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को फैला दीजिएगा और जितना हो सके जल्दी से जल्दी इस आप रिपीट कर लीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद दोस्तों।